आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। हम हालात, वाक़ात और सियासत पर नज़र रखते ही रहते हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ अहम मामलात पर बात करते हैं और लज़्ज़त मसालों के ताउन से पेश किए जा रहे प्रोग्राम दिन भर में हम कश्मीर के हालात पर पहले आज नज़र रखते हैं। और आज की नज़र नॉर्थ कश्मीर, सोपोर का ज़ालूरा का इलाका। कल रात देर गई खबरें आई कि ज़ालूरा के इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद इलाके में इनकाउंटर हुआ है। कुछ गोलियां चलने की आवाज़ें भी सुनाई दी। ये कुछ वक्त के लिए चलती रही और फिर सुबह सुबह खबर यही आई कि ज़ालूरा के इलाके में मिलिटेंट्स की कमिंगा को तबाह किया जा चुका है। और आज सुबह दोबारा खबर आई कि सुबह तड़के दोबारा गोलियां चली और इसमें एक फ़ौजी एहलकार ज़ख्मी हुआ और बाद में खबर आई कि मज़कूरा फ़ौजी एहलकार अस्पताल में दम तोड़ बैठा। ये ज़ालूरा का ऊपरी इलाका, पहाड़ी इलाका। और रात में बताया गया, मुकामी लोगों के हवाले से बताया गया कि उनने रात में कई बार वक्फे से गोलियां चलने की आवाज़ें भी सुनी हैं। और ये कल रात का वाक़ा है और मिलिटेंटों और फ़ौजियों के दरमियान जो गोलीबारी का वाक़ा है, आज भी कुछ ख़बरें चलती रहीं, इस तरह का बयानात आते रहे। लेकिन बाद में शाम गए बताया गया कि फ़िलहाल इलाके में सूरत हाल पुरतनाव है, कोई ऐसा वाक़ा नहीं है। ये सूरत हाल नॉर्थ कश्मीर के सोपोर के इलाके की ज़ालूरा, सोपोर का लगभग सोपोर टाउन से 12 किलोमीटर दूर ज़ालूरा का इलाका, कश्मीरी में ज़ोलर इसे कहते हैं। और फिर सूरत हाल कशीदा, लेकिन सूरत हाल सबसे ज़्यादा कशीदा जो इस वक्त है वो राजौरी की है। राजौरी में कल एक और मौत वाक़ा हुई है। कुल मिला के राजौरी में अब 17 लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी है। वो मिस्टीरियस डेथ्स हैं, वो कौन सी डेथ्स हैं, वो क्या हैं। और इस बीच में आपको याद होगा कल ही मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने इस हवाले से एक आला सतही मीटिंग भी तश्कील दी थी और वही टीम आज राजौरी भी पहुंची और यहाँ उन्होंने अफसरान, ज़िले अफसरान, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन सब के साथ मुलाकातें की। लेकिन इस सब के बीच में एक ऑर्डर भी सोशल देखने को मिला और राजौरी इंतज़ामिया की तरफ से एक चश्मे को फौरी तौर पर सील करने का हुक्मनामा भी सोशल मीडिया पे भी देखा गया। मीडिया के आउटलेट्स को भी वो पहुँचा और बताया गया कि इस चश्मे को में से किसी को भी पानी लेने की, पीने की कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए और बाज़ाब्ता तौर पे सिक्योरिटी वहाँ पे रखी जाए, क्योंकि इस चश्मे के बारे में कुछ खदशात पाए जाते हैं। क्या खदशात थे, किस तरह का वहाँ पे पानी है, क्या जरासीम, कुछ अद्वियात जो हैं वो वगैरह जो है, या कोई ऐसा कुछ इस पानी में तो नहीं है। और 24 घंटे इस चश्मे पर जो है आमतौर पे जिसे गांव में बाउली कहा जाता है, उस पर मुकम्मल नज़र रखने की हिदायत भी दिए गए। मुकामी आबादी में खौफ फिरास है क्योंकि कल एक और मौत वाक़ा हुई है और यूँ मुकामी लोग कहते हैं कि 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका है, अमवात हो रही है, नज़र या समझ कुछ नहीं आ रहा है, सुराग नहीं मिल पा रहा है कि आखिर वजूहात क्या है। लेकिन अब उम्मीद है दिल्ली से जो खुसूसी टीम जो मुख्तलिफ महकमों के जो एक्सपर्ट्स हैं उन पे जो है वो लगाए हुए, इधर जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया भी पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। जो आबिद रशीद जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ थे वो भी पूरी तरह से डेरा डाले हुए हैं। कश्मीर से लेकर जम्मू तक जो मेडिकल के एक्सपर्ट्स हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के माहिरीन जो हैं वो इस पर नज़र रखे हुए हैं। पुलिस भी मुख्तलिफ हलकों से बातचीत कर रही है, जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत कर रही है, नमूने टेस्ट जमा कराए जा रहे हैं, लेकिन खोज अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। और नाज़रीन, अब ज़रा आज के दिन की बात करें। लगभग आज 35 साल मुकम्मल हुए। वो कश्मीर में आज से 35 साल पहले एक तूफ़ान बरपा हुआ था और आज पहला काफ़िला जो कश्मीरी पंडितों का था वो यहाँ से माइग्रेंट होके मुल्क की दूसरी रियासतों में गया। तब इल्ज़ामात भी लगे, तब शक शुबात से एक दूसरे फ़िरके को देखा जाने लगा, एक दूसरी ज़ात को लोगों को देखा जाने लगा। और उसके बाद सियासत भी बहुत हुई। कश्मीरी पंडितों का वो दर्द जो है बहुत संगीन दर्द भी था और इस संगीन दर्द के बाद अब 35 साल बाद सियासी जमातों ने बहुत से बयानात दिए, सियासी लीडरान ने बयानात दिए, लेकिन क्या कश्मीरी पंडित अब वापस कश्मीर आ सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है,
क्योंकि आमतौर पे कश्मीरी पंडित से बात की जाए सरकार के इकदाम की, कहते हैं सरकार लिप सर्विसिंग करती है। कश्मीरी मुसलमान की बात की जाए तो उसके हवाले से भी है कि कश्मीरी मुसलमान का, आम आदमी का इस पर तो कोई रोल ही नहीं है। कश्मीरी पंडित भी कहते हैं कि भाई फ़िज़ा की कायम, जो डर की फ़िज़ा है वो कायम है। संजय सराफ मारूफ कश्मीरी पंडित हैं, पॉलिटिक्स से साथ वाबस्ता हैं, और पॉलिटिक्स हट के ये कश्मीर में सारे उन हालात में रहे जब कश्मीर जल रहा था। संजय सराफ यहाँ रहे, यहाँ की मुस्लिम आबादी के साथ जुड़े रहे, और एक इंतखाबात में भी, इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। वो अलग सी बात है, इंतखाबात में कश्मीर के मुसलमान ने इसको पंडित बताया तो वोट नहीं दिया, पंटू ने ज़्यादातर इसको बताया कि ये कश्मीरी मुसलमानों का हमदर्द है तो वोट नहीं दिया, तो वोट नहीं ले सका। लेकिन कश्मीर में और ख़ास तौर पर श्रीनगर में संजय सराफ की एक छवि है, पोजीशन है मुसलमानों में, और कश्मीरी पंडित होने के नाते परंतु मैं भी छवि होगी। बराह रास्त हम उन्हीं के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे। संजय जी, आप शायद मेरी जो ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी नमस्कार, आपका आदाब और अस्सलाम वालेकुम। आप अक्सर कहते रहते हैं मुसलमान भाइयों को, मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं ज़रा कश्मीरी पंडितों का आज का 35 साल दिन बाद कश्मीरी पंडित बहुत कुछ खो चुका है, क्या वापस आ सकता है कश्मीरी पंडित? कश्मीर जो कहते हैं ना कि कश्मीर इनके बगैर नामुकम्मल है, वापस आने की कोई राह नजर आ रही है? बहुत कम आ रही है। मैं सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप कश्मीरी पंडित तो हैं, लेकिन ज़्यादातर मुसलमानों में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, वो अलग सी बात है। मैंने प्रोग्राम में भी बताया कि संजय सराफ वो आदमी है कश्मीर के मुसलमानों के साथ रहा तो कश्मीरी पंडितों ने वोट नहीं दिया कि मुसलमानों का हमदर्द है, मुसलमानों ने बताया कश्मीरी पंडित है तो वोट नहीं दिया। इसको आप मजाक में नहीं लीजिएगा, मैं ग्राउंड की हकीकत भी आपको बता रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल अब हम कश्मीरी पंडित की अगर बात करें तो लगता है आपको कश्मीरी पंडित यहाँ आएगा, वापस आएगा, या कि वो सिर्फ खाली एक लिप सर्विसिंग है हर तरफ से, कश्मीरी पंडित और मुसलमान दोनों की तरफ से? नहीं, देखिए रमन भाई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कश्मीरी पंडित नहीं आना चाहेगा। उसका अपना जन्म स्थान है, उसकी अपनी लाइफ, जिंदगी भर की जो बड़े बुजुर्ग हमारे थे, 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है, तो कश्मीरी पंडित क्यों छोड़ना चाहेगा? बट आपको सबको पता है कि जो हाथ थे उस हालात में अगर आप और हम रहे, या क्या माहौल था, कैसा माहौल था, कैसे हम निकल के आ गए। बट मैं तो चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित आ जाए, और आज का जो माहौल है कि हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई उनको स्वागत करे, वेलकम करे, पूरा दिल खोल के, हाथ बाजू खोल के उनको स्वागत करे। जो जिस तरीके से अभी आ रहे हैं बहुत कश्मीरी पंडित, उनका स्वागत भी हो रहा है, वो एंजॉय भी कर रहे हैं, अपने अपने एरिया में जा रहे हैं। ठीक है, 36 साल का जो माहौल था उस माहौल को भूलना बहुत मुश्किल है। आप खुद समझ सकते हैं सनम भाई, अगर कोई यहाँ एक मरला भी नहीं छोड़ना चाहता है, जिसने जिंदगी भर की पूरी प्रॉपर्टी जिस तरीके से उसको छोड़ के भागना पड़ा अपनी जिंदगी, लाइफ बचाने के लिए, तो आज जब वो वापस आ गए हैं एज टूरिस्ट की तरह आ रहे हैं, तो कश्मीरी पंडित भी चाहता है कि वो अपने यहाँ पर आ जाए अपने परिवार के साथ। पर्टिकुलरली जो एक टच है, क्योंकि हम लोग कश्मीरियात खाली नाम से और चैनल पर बोलने वाले कश्मीरियात को नहीं लेके चल रहे हैं। कश्मीरी पंडित दस्तगीर साहब के दरबार में भी जाता था, मखदूम साहब के दरबार में भी जाता था, ऋषि बादशाह के दरबार में भी जाता था, माता खीरभवानी तो जाता ही था, जटशा माता जाता था, गणपतियार जाता था, एवं छठी पातशाही। कश्मीर की एक खूबसूरती, सबसे बड़ी खूबसूरती कश्मीर में यही थी कि चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहाँ सबसे बड़ा प्यार होता था। शिवरात्रि को सेलिब्रेट मुस्लिम भाई साथ में करते थे, ईद को सेलिब्रेट पूरे हिंदू भाई और सरदार भाई साथ में। यही एक बहुत खूबसूरती है जो दिखता था। अगर फेस्टिवल है तो पूरे कश्मीर का फेस्टिवल है, ये नहीं दिखता था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का फेस्टिवल था। शिवरात्रि को सब सराउंडिंग में जितने भी मुसलमान भाई वेट करते थे, वो वेट करते थे डूइंग कच्छ, डूइंग कच्छ, डूइंग कच्छ, डूइंग सुजुस्ता। सो वो जो प्यार है, उस प्यार को नो डाउट लाने के लिए टाइम कुछ लगेगा। और हमारा जो बच्चा है, यूथ है, मेरे को तो एक ही चीज का दुख है कि हम लोगों को सब कुछ मिला, हमारा कल्चर आहिस्ता आहिस्ता जो खराब हो रहा है, कल्चर खत्म हो रहा है, उस चीज को मैं मिस कर रहा हूं ऑनेस्टली। आप मिस करें, लेकिन मैं कश्मीरी मुसलमान की जब आप बात करते हैं तो कश्मीरी मुसलमान का फिट होता है यहाँ पे। ये मामला जो है बड़ी लेवल का है कि आम मुसलमान क्या कर सकता है, कश्मीरी पंडित को क्या कर सकता है, उसके आने में कहाँ हेल्प कर सकता है, उसको बसाने में कहाँ हेल्प कर सकता है, ये जरा कश्मीरी पंडित अगर बताएंगे कहाँ पे उसको क्या करना है। देखिए सनम भाई, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, मैं खुलकर आज बोल रहा हूँ आपके चैनल पर।
बदकिस्मती से अगर हमारे यहाँ कोई दुश्मन था तो वो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसका हिस्सा मैं भी। हम सब पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पर ये वजूद और ये क्या बोलूं अब मैं, आई डोंट वांट टू कोट द वर्ड, बट जो वबा ने खड़ा कर दिया है, इट इज जस्ट क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। कौन सा कश्मीरी पंडित मुस्लिम के खिलाफ में खड़ा होता था, या कौन सा कश्मीरी मुस्लिम पंडित के खिलाफ में खड़ा होता था? पहले तो 1947 ऑनवर्ड से पहले से ही कंसेप्ट क्लियर किया नहीं। जब एक्सेशन टू इंडिया हो गया तो वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए था। उस वक्त से ही कंफ्यूजन में रखा कश्मीरी को, ना अपवर्ड है, हमारा वहां भी हिस्सा है, हम वहां भी जा सकते हैं, हमारा वो जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से, वो कंफ्यूजन अभी तक भी नहीं निकल रहा। अब जब बच्चे पढ़ लिख कर बाहर आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं, यहाँ मेरे स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान साहब ने जब ट्रेन लाई थी, ट्रेन के टाइम जब हम आपस में बैठ के यही डिस्कस किए थे, सर आपका कंसेप्ट कैसे आया? उन्होंने बोला हम कश्मीरी को निकालेंगे, ट्रेन में बिठाएंगे, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, बिहार, यूपी दिखाएंगे, जब कश्मीरी देखेगा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, मैं इसके साथ बिजनेस करूंगा, तिजारत करूंगा, अपने बच्चे के लिए रोजगार की बात करूंगा। बट यहाँ का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने कुएं का मेंढक बना रखा है यहाँ के अवाम को, कि अगर बाहर जाएगा अगर बाहर जाएगा तो ही गवर्नमेंट से नहीं, इस टाइप का स्ट्रक्चर। लेकिन अब कश्मीरी बच्चा हर पूरे यूनिवर्स में है, कश्मीरी पंडित बच्चे आप देखे यूएसए, यूके में सीईओ बने हुए हैं सब जगह, या कश्मीरी मुस्लिम बच्चे जो निकले हैं वो भी बाहर में आबाद हुए हैं। आज 15, 16, 20 बच्चे आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो एक्सपोजर मिल रहा है, उस एक्सपोजर को सब लोग फील कर रहे हैं। आप देखिए आज अगर आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे सामने आकर बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ डिस्कस करिए, अपनी कम्युनिटी में, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में अपने सीनियर्स को बोले हमारे साथ डिस्कस करिए 89 में क्या हुआ। जब उनको बोलते हैं कि उसने निकाला इससे, वो बोलते नहीं हमारे साथ डिस्कस करिए, ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? तो ये एक माहौल बन गया। इस माहौल के लिए इसमें कोई शक नहीं है। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो ऑनरेबल एलजी साहब के माध्यम से या ऑनरेबल पीएम होम मिनिस्टर के माध्यम से जिस माहौल को तैयार किया गया, और प्रेजेंट में मैं इसमें कोशिश करूंगा कि उमर साहब भी अब नए चीफ मिनिस्टर फिर से बने हैं, उनसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि ये माहौल और खूबसूरत बनता रहे। हमारी पॉलिटिकल लड़ाई 10-15 दिन 20 दिन होती है, फॉर द सेक ऑफ द पीस प्रोसेस हम सब लोग काम करते हैं, और काम करना भी चाहिए। संजय, मैं लास्ट, मेरे पास वक्त नहीं, लास्ट एक कमेंट आपसे जानना चाहूंगा। कश्मीरी पंडित जो है दो ग्रुपों में आज डिवाइड है, एक है एलिट क्लास, दूसरा है गरीब क्लास, बिलो पॉवर्टी लाइन। मेरा जो असेसमेंट है 60% एलिट क्लास है, वो दुनिया में एडजस्ट हो चुका है। 40% जो है जो मिडिल क्लास है, या मिडिल क्लास आप कश्मीरी पंडित में राय नहीं है, गरीब हैं, अपीर है, दो ही हैं। ये 60% जो है इनका बच्चा अपने आप को एडजस्ट कर चुका है, ये कश्मीरी जुबान भूल चुका है, कश्मीरी कल्चर इसको आप मालूम ही नहीं है, इसको हैरत का, इसका वो ईद का, इसको रोज़े का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और इसके दिमाग में एक फितूर जो भरा हुआ है कि मेरे बाप दादा को, मेरी नई जनरेशन है, आपकी जनरेशन मेरी जनरेशन नहीं, जो नई जनरेशन, इनके दिमाग में जो 20 साल का कश्मीरी पंडित लड़का है, उसके दिमाग में है कि मुझे निकालने वाला कश्मीरी मुसलमान है, वो आम, उसके दिमाग में वो दिमाग जो फितूरी, उसके दिमाग में जो फितूर डाला है वो तो निकल नहीं रहा है, तो वो कैसे वापस आ सकता है? ये 60% वापस नहीं आ सकता है। देखिए सनम भाई, पहला सवाल आपने एक ही सवाल में 4-5 सवाल पूछ लिए। पहला सवाल आपने पूछा कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन है और एक एलीट क्लास है। ये हर एक कम्युनिटी का मसला है, ये हर एक यहाँ कश्मीरी मुस्लिम में भी कश्मीर से जो है जिसके पास हुआ, पहले ये मिडिल क्लास लेट मी कंप्लीट नाउ। जो फाइनेंशियली फुली साउंड है वो सर्दियों में उठ के जम्मू चला जाता है, दिल्ली जाता है, तो जो ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है वो बेचारा श्रीनगर में ही बैठता है। तो इसका थोड़ी मतलब है जो श्रीनगर में बैठता है उसको हम फेंक देंगे, छोड़ देंगे। ये सब चीजें हर एक कम्युनिटीज में है, जहां एक क्लास हायर क्लास भी होता है, लोअर क्लास भी होता है, मिडिल क्लास। तो कम्युनिटी जब भी होती है या सोसाइटी जब चलती है, ये तीनों क्लासों को लेकर चलती है। इसमें हायर क्लास और लोअर क्लास की बात नहीं है। यहाँ एक कल्चरल आइडेंटिटी की बात है, यहाँ एक कम्युनिटी के आइडेंटिटी की बात है। जो उस वक्त का जिनोसाइड हो गया, उस वक्त में जो माहौल बन गया, आपको सनम भाई, आप और हम ऑलमोस्ट हम एज है, हम साथ में पिछले 25-26 साल से चैनल्स में डिबेट करते हैं, छोटी चैनल से लेकर आज आप माशाल्लाह अच्छी चैनल में, पहले भी आप बड़ी चैनल्स के साथ में काम करते, एक सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो उस वक्त का माहौल था, हम लोग भी उस वक्त 9th-10th में अगर पढ़ते थे, ठीक है हम लोग बाहर गए हायर स्टडीज के लिए, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पेरेंट्स ने बाहर भेजा, लेकिन ओवरऑल जो माहौल था, जो 10-2 में बच्चे पढ़ के आज सीईओ की कैटेगरी में पहुंचे हैं,
तो दे हैव दैट टाइप ऑफ कंसेप्ट कि हम लोग अगर अपने घर में थे, हमारा क्या कसूर था, अगर हमें कश्मीर से निकलना पड़ा, उसका कौन कसूरवार है? ये तो क्वेश्चन मार्क हर वक्त रहेगा मेरे भाई। उस वक्त मैं आपको मैं ये बताऊं, जो मुस्लिम बच्चे थे, कुछ फैमिलीज थी, दोज हु वर पीस लविंग पीपल, उनके भी लोग मारे गए, उनके भी बच्चे मारे, उनके भी बच्चों को माइग्रेशन करनी पड़ी। लेकिन हमारी कम्युनिटी एक छोटी सी थी, ना कोई दुश्मनी थी, घर में चाकू भी नहीं था, गन और बाकी सब तो बहुत दूर की बात है। मुर्गा काट के हम लोग पूरे मोहल्ले में घूमते थे कि मुर्गा जब भी कोई काटता था उस वक्त वो, फिर उस वक्त मेरे हिसाब से वो दुआ करता था, चेहरा धोता था, प्रॉपर तरीके से वजू करता था, उसके बाद मुर्गा काटता था। सो दीज आर सच टाइप ऑफ थिंग्स जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे को लगता है कि इस सब माहौल को अगर संभालेगा, बचाएगा, दिल से लगाएगा, तो वो आपस में ही कश्मीरी एक दूसरे, पर्टिकुलरली वो क्लास जो 50 साल से ऊपर वाले हैं, जिन्होंने वो खूबसूरती 20-25 साल की देखी है, वही जब दो मिलेंगे तो मेरे को लगता है हमारी बाकी वो खूबसूरती है। बाकी लाइफ इज टू स्मॉल टू शॉर्ट टू लिव। मैं तो चाहूंगा कि सबको के मिल बांट कर रहे। ऊपर वाले के यहाँ पर ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, वहां एक सोल है, इंसान है। हम सोल में कश्मीरी पंडित में कहते हैं कर्म करो, कर्म करो, जो कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा। तो मैं यही सबसे गुजारिश करूंगा, अपने बच्चों को आबाद करो, ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ो। क्या हिंदू मुस्लिम के खिलाफ हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े? हमें ड्रग माफिया के खिलाफ में लड़ना चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ में लड़ना चाहिए, अच्छी चीजों के लिए बात करनी चाहिए। वही हमें फ्यूचर को भी लेके जाएगा और उसी से हमारा कश्मीर वापस आबाद हो जाएगा, क्योंकि ये पीरो फकीरों साधु संतों की जगह है। हजारों साल उन्होंने इबादत की, तपस्या की, तब हम जैसे लोग पैदा हुए, हम जैसे लोगों को यहाँ पर जन्म हुआ। तो मैं ऊपर वाले से भी दुआ करूंगा कि अब बहुत हो गया, अब हमारे को अब वो अपनी पनाह में ले ले, पूरे जम्मू कश्मीर को, इन पर्टिकुलर कश्मीरी कौम को अपनी पनाह में ले, हमें प्यार दे, स्नेह दे और अपने पास रखे। खुदा करे। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, प्रोग्राम दिन भर है और दिन भर में मेरे साथ संजय सराफ थे। कश्मीरी पंडितों के 35 साल मुकम्मल हो चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कश्मीरी पंडित जो है अब वापस आएगा? उजड़े दयार तो हैं उसके, लेकिन वापस आ पाएगा? आमतौर पर कश्मीरी पंडित कहते हैं मेरा मुसलमान वेलकम करना चाहिए। एक आम मुसलमान क्या कर सकते, उसकी क्या इसमें रोल है, ये बहुत समझने की ज़रूरत है। खुले दिल से इस्तकबाल है, लेकिन यहाँ कश्मीरी पंडित एक क्लास आएगा जो मिस करेगा इस कश्मीर को, जो यहाँ पे पैदा हुआ, जिसने कश्मीर देखा, वो मिस करता है और मिस करता रहेगा। लेकिन उनकी नई जनरेशन जो है, क्या वो वापस आएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। 35 साल कश्मीरी पंडितों के, ये इससे हम पलायन, हिंदी का लफ्ज़ है, हिजरत कहें, पलायन कहें, जो भी कहें, लेकिन घर, हिजरत, पलायन ये मामूली बात नहीं होती है। अपना बार, घर बार सब कुछ दर बदर होके, न बहन को भाई का पता, न बाप को बेटी का पता, और उसमें मुसीबत नफ्सा नफसी ऐसी को कहते हैं, वो उसी पंडित ने झेली होगी, उसी को मालूम होगी जो इन हालात से गुजरा है। बहुत मुसलमान भी से गुजरे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित ही गुजरा है, मुसलमान भी गुजरे हैं और उनकी भी कसम पुरसी की हालत रही है। फिलहाल देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर लज्जत मसालों के ताउन से। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नफ्सा नफसी हमारे तालीम के मैदान में नहीं है, लेकिन तजारती वक्फे के बाद। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाए जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन।
मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। चलिए, खुशामदीद आपका। लज्जत मसालों के ताउन से पेश किए जा रहे प्रोग्राम दिन भर में हमने कश्मीरी पंडितों की बात की। एक वबा, एक तूफान से गुजरे, लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम जो पटरी से वापस लाने की सरकार कोशिश कर रहा है, क्या वापस आ पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार खुद बता रही है कि हमारे अब जो नया जो रोस्टर सामने आया है, नया जो स्टूडेंट टीचर रेशो आई है, उनमें 119 ऐसे स्कूल आप देखे सरकार ने जहाँ पे बच्चे नहीं हैं, टीचर हैं, और इन 119 स्कूलों में 238 टीचर्स तनख्वाहें ले रहे हैं, स्टूडेंट नहीं है। ये सबसे बड़ा अलमिया है। स्कूल टीचर है, स्टूडेंट नहीं है। मोहम्मद अमीन खान ईजा को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेड यूनियन लीडर हैं और अक्सर तालीम की बात भी करते हैं। महकमा एजुकेशन में जीन यतू अब डायरेक्टर भी हैं और हमारे पास खबर है कि पिछले 5 दिनों से वो पूरा स्टाफ लेके रैशनलाइज कर रहे हैं। रात को 10-10, 11-11 बजे तक उनका स्टाफ जो है घर पे भी बैठा रहता है, रैशनलाइज कर रहे हैं। और इसी रैशनलाइज में शायद कहीं पटरी पे लाने की कोशिश उनकी जो है जीएन यतू की, वो डायरेक्टर एजुकेशन इस वक्त कोशिश जो उनकी है, क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? मोहम्मद अमीन खान से हम जुड़ेंगे। मोहम्मद अमीन खान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। पहले 4400 के आसपास थे। बहुत शुक्रिया खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खुशामदीद आपका। लेकिन रात के लगभग 9:15 बजे हैं और 9:15 बजे के करीब हम आपसे इतना ही जानना चाहेंगे, 9:20 के आसपास का वक्त है, इतना ही जानना चाहेंगे कि हमारे जो 4000 के आसपास पहले स्कूलों में आया था कि स्टूडेंट हैं, स्कूल ऐसे हैं 400 से, अब 114 और आ गए हैं। ये कहाँ से निकल जाते हैं ये बीच में से? कहीं कोई छुपे हुए स्कूल तो नहीं रखे हैं घर में बना के कागजों में और बस उतना ही है? हाँ, सलाम एजाज साहब, आपका खुश आमदीद। पहले आपको करेक्ट करो, इस वक्त टाइम 8:27 है जी। तो आपका फरमाना बजा है कि हमारे पहले 4400 स्कूलों की बात आई कि क्लब हो गए या वो इस वजह से कम रोल इनरोलमेंट होने की वजह से बंद पड़े। अब 119 स्कूलों की बात हमारे सामने आ गई। मैं आपको बताऊं कि ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। वजह ये है कि जिस वक्त ये स्कूल खोले गए उस वक्त हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। प्रॉपर प्लानिंग इस वजह से नहीं थी कि जिस किसी स्कूल आवाज शायद नहीं आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। आगे। हाँ, तो जिस किसी गांव में 1-2 स्कूल खोलने थे, 4-5 खोले गए। उस वक्त जो बच्चों की तादाद दिखाई गई, वो दिखाने के बावजूद भी आज वो स्कूल बंद पड़े हैं, 10 साल पहले बंद हो चुके हैं। अब इसकी रेमेडी क्या है, मैं आपको बताऊं वजूहात क्या है। वजूहात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तब भी थी, अभी भी है। दूसरी अहम बात कि आपको 8 साल से नया ह्यूमन रिसोर्स जो PhD स्कॉलर्स हैं, नेट करके हैं, MSc, वो उनका रुख था महकमा तालीम की तरफ, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। उसके वजूहात आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम। तीसरी अहम बात है, 20 साल से हमारे रहबर तालीम असातिज़ा एक ही जगह पे मौजूद हैं, उनका तबादला भी नहीं है। तो हमारे वालिदैन जो है वो इस वक्त चाहते हैं कि हम वहां पे अपने बच्चों को डालें जहां आला तालीम हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती हो, जहां कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात होती है। स्कूलों के अंदर मैं कोई 5-6 दिन पहले हम डॉक्टर यतू साहब से मिले, निहायत ही ज़हीन और मामला फहम है जो इस वक्त वो काम कर रहे हैं। आपने खुद बताया वो रेशनलाइजेशन कर रहे हैं इस वक्त इस बात पे कि हमारे तुलबा जहां ज्यादा है, टीचर कम है, और हम टीचर जहां ज्यादा है उनको उठाकर वहीं पे भेज। एक कोशिश है, हम सोच रहे हैं कि शायद, और उम्मीद भी है उनसे कि वो पहले भी महकमे में रह चुके हैं, कि ऐसा ना हो कि अगले प्रोग्राम में आप और 115 स्कूलों की बात लेकर आए। हम उम्मीद के साथ ये कहेंगे कि जो इस वक्त का मसला चल रहा है कि दिन रात वो लगे हैं कि किस तरह हम ह्यूमन रिसोर्स को रेशनलाइज। खान साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन आप नाज़रीन बताएं, इस वक्त हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में सिचुएशन जो है, हर महीने कोई ना कोई स्कूल के हवाले से खबर आ जाती है, और पिछले 5-6 सालों का बताया जाता है कि इतने साल से बाद इतने साल से इतने टीचर्स तनख्वाह ले रहे थे। सरकार उस पर कोई कमीशन बिठाए, देखे ज़रा
कि इन टीचर्स को तनख्वाह जो खजाने आमना से दी जा रही थी क्यों दी जा रही थी, कैसे दी जा रही थी। कुछ न कोई तो इसमें इन्वॉल्व होगा। तो जो इन्वॉल्व है अगर सज़ा ना ही दे लेकिन पब्लिक में तो पता चले कि इसने हमारे ख़जाने आमला को लूटा, ये भी तो रिश्वत ही है, करप्शन ही है, इसके अलावा और इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है। और इस वक्त के अपने नाज़रीन को बताते चलें, GN यत्तू जो हमारे एजुकेशन के डायरेक्टर हैं एक कोशिश में लगे हुए हैं। और हम कल रात देर गए कि हमने बात करनी चाहिए किसी ओहदेदार से, उन्होंने बताया कि डिस्टर्ब मत करिएगा, हम लोग इस वक्त रैशनलाइज कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी कि कितना टाइम किस कौन है, तो उन्होंने बड़ी लिस्ट बताई कि हमारा ये सारा स्टाफ लगा हुआ है। तो लगभग रात 10 बजे के मेरा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, इवन संडे था, तो बताया गया कि यत्तू साहब की निगरानी में सब कुछ हो रहा है। तो उम्मीद है जिन यत्तू जिनका पास रिकॉर्ड जो है बहुत शानदार है, इस बार एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूलों का कंसेप्ट है, आमतौर पे वालिदैन कहते हैं कि यहाँ बेगारी चलती है, वो बेगारी वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल जो हैं फूलें फलें और यहाँ हमारा बच्चा जब जाए तो वहाँ से वो कौम का मेहमान बन के निकले, बीमार बन के ना। मुद्दा देख रहे थे आप सनम के साथ, दिन भर देख रहे, माफ़ कीजिएगा, दिन भर सनम के साथ। फ़िलहाल इतना ही, इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। मामलात और भी है, उत्तर प्रदेश की मस्जिद का मामला है, मस्जिद नमाज़ पढ़ने पर मस्जिद में एफआईआर भी हुआ। मुसलमान की प्रॉपर्टी थी, किसी और की नहीं थी, लेकिन उन्होंने नमाज़ पढ़ी वहाँ पे, तो उस पर एफआईआर हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो यूपी में, योगी के यूपी में। आमतौर पे लोगों का उत्तर प्रदेश के बारे में अब तासुर मुसलमानों का वही है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्टेट है। क्या कुछ है आप लोगों का तासुर मुसलमानों का, वो अलग सी बात। लेकिन फ़िलहाल इतना ही, दिन भर दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।